पेज 117 क्वेश्चन नंबर 8। ऑनलाइन वाले हजरात, अगला चैप्टर आपको नहीं मिलना सॉफ्ट फॉर्म में, तो प्लीज बुक बाय कर लें। कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। ये लोग ट्रक्स बना के बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते ट्रक खरीदने के लिए। तो QAL ने सोचा है कि मैं लीज की फैसिलिटी शुरू कर दूं, लीज फाइनेंसिंग, यानी लीज पे चीजें देना शुरू कर दूं। QAL ने ये सोचा है टू इट्स कस्टमर। तो मुझे ये लग रहा है ये दो लाइनें पढ़ के कि ये बंदा ट्रक बना रहे और प्रोवाइड कर रहा है लीज फाइनेंसिंग फैसिलिटी। बल्कि नीचे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है सोल्ड ट्रक्स ऑन लीज। ये नीचे वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाली दो लाइनें भी बता रही थी कि ये सवाल किसका है, मैन्युफैक्चरर लेसर। लेकिन नीचे और ज्यादा कंफर्म हो गया सोल्ड ट्रक्स ऑन लीज। अब जहन में वो डायग्राम आ गई कि एक हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिखाई थी जहां बहुत सी गाड़ियां बन रही थी। तो आमतौर पे तो मेरे आप जैसे लोग गाड़ी कैश पे लेने जाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो फिर लेसर से क्या कहता है, आप मुझे लीज पे दे दीजिए। तो कॉर्ड्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते गाड़ी खरीदने के लिए। तो QAL ने ये सोचा है कि मैं चीजों को किस पे देने लगा। अच्छा, सवाल आज का बड़ा आसान है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तो चीजों को लीज पे देने लग जाऊं। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 15%। अब और कोई नहीं है तो यही रेट यूज करेंगे, इम्प्लिसिट का लफ्ज लिखा होना चाहिए था वैसे। इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ लीज फाइनेंस। ये लीज फाइनेंस करना, इस तरह के अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं होते, ये बहुत पहले लफ्ज इस्तेमाल होते थे। ऑन 1 जुलाई 2010 QAL ने 7 ट्रक बेच दिए टू EMERALD गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑन लीज। EGTC को 7 ट्रक लीज पे बेच दिए। अच्छा, इस सवाल की ना रिक्वायरमेंट में ये नहीं बताया हुआ कि लेसी का सवाल करना है या लेसर का सवाल करना है, तो ये मसला हल कर लें। बहर बहुत पुराना सवाल है 2011 का, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ऐसा सवाल नहीं आया था। सवाल में बस लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज कर दें 2011 और 12 की, और एक नोट बना दें 2011 का। और इन दो लाइनों से कहीं नहीं पता चल रहा, ये कुछ और लिखा हुआ है ऊपर, इसको छोड़ें। इन दो लाइनों से कहीं पता नहीं चल रहा कि ये सवाल लेसी का या लेसर का। तो मुझे जरा पहले 2 पैरास पढ़ के बताएं कि पहले 2 पैरास उसने किस एंगल से लिखे हैं, जरा सोच के बताएं किस एंगल, लेसर के एंगल से लिखे हैं ना। लेकिन सवाल की थीम क्या है, सवाल की अब थीम समझनी पड़ेगी। क्वार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ट्रक की, क्वार्ट्स जो है कस्टमर्स को चीजें बेचता रहता है, लेकिन कस्टमर के पास पैसे ना हो तो क्वार्ट्स लीज पे भी दे देता है। क्वार्ट्स 15% रिटर्न चाह रहे हैं, क्वार्ट्स ने लेसी को दे दिया, वो अब कहीं जाके लेसी का जिक्र आया। तो पहला पैरे की थीम बता रही है कि बातें किसकी बता रहे हैं हमें, यहां से ये पता चला सवाल लेसर का है। अगर EGTC का सवाल होता तो सवाल ऐसे शुरू होता, पहली लाइन होती EGTC इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, इट इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू ट्रक्स, इट अप्रोच्ड कोर्ट, फिर इस तरह की लाइन होती। तो सवाल की थीम समझा करें ना। जैसे किसी बंदे की कहानी आपको सुनाई, असलम ये है, असलम सोता है, असलम बैठता है, असलम का एक दोस्त अकरम है, तो बात तो असलम की हो रही है, तो डेट्स वाई ये लेसर का सवाल है। लेकिन ये 2011 में अजीब सा सवाल आया था, इसके बाद ऐसा नहीं आया कभी। द लीज पीरियड इज 4 years। लीज पीरियड कितने साल है जी? तो अभी तक डिसाइड क्या हो गया, सवाल किसका है, मैन्युफैक्चरर लेसर का। मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल कैसे शुरू करते हैं, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI और NI, यहां से सवाल शुरू करेंगे। लीज पीरियड एप्पल भी वाला सवाल किया हुआ है बस हमने आज तक, उसके अलावा तो होमवर्क ही किया था बस। लीज पीरियड इज 4 years एक्सटेंडेबल अप टू यूजफुल लाइफ दैट इज 5 years। 2 बातें बता गया यहां पे, शेर खान वाले सवाल वाली बात सॉर्ट ऑफ बता गया कि आपके पास एक्सटेंशन की ऑप्शन है, और कहते हैं अंदर की बात बताऊं, यूजफुल लाइफ भी यही है। जब आप 5 साल तक लीज एक्सटेंड करा लोगे ना, 2 बातें यहां बता गया। पहली बात ये बता के गया 4 साल की लीज है और 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और अगर बढ़ा ली आपने तो यूजफुल लाइफ भी यही है। आप बजाय कि मैं बाकी सारी चीजें पढ़ूं और आपको कंफ्यूजन में डालूं कि 4 साल लीज है या 5 साल लीज है, वो बोंगे ने रिक्वायरमेंट में जाके बताया नीचे। कहते हैं एज्यूम कर लो QAL और EGTC ने आपस में मुआहदा कर लिए कि लीज को कितने साल चलाने हैं,
बस बात ही खत्म हो गई। अब लीज 4 है या 5 है, जल्दी से डिसाइड करके मुझे बता दें। 5 साल है, खत्म होगी बात। अब फाइनेंस से ऑपरेटिंग के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब मैंने कहा था, मोबाइल यूज ना करें, तीसरे सवाल का जवाब मैंने कहा था फौरन से ही यस आ जाया करे तो बात खत्म। तीसरा सवाल लगाना इसलिए आसान होता है कि लीज टर्म भी सवाल में दी होती है, यूजफुल लाइफ भी सवाल में दी होती है। तो फाइनेंस लीज थी या ऑपरेटिंग लीज थी, ये चेक सिर्फ लेसर के सवालों में करना होता है, लेसी के सवालों में नहीं चेक करना होता। तो बता दें जी अब क्या करना है इसका। फाइनेंस लीज, वाई, तो लीज टर्म क्या डिसाइड हो गई 5, और यूजफुल लाइफ भी 5। तो तीसरे सवाल का जवाब आ गया 100%। तो इसका मतलब है लेसर ने फाइनेंस लीज की डेफिनेशन सुन लें, आज एक दफा आपको बताई थी। फाइनेंस लीज इज अ लीज इन विच सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड टू लेसी। 5 साल उम्र है, 5 साल के लिए लेसी को दे दिया, तो फिर लेसर को चाहिए कि एसेट को किताबों में ना रखे। अब बताएं डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम बनाएंगे या डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाएंगे? प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस, 2 कॉलम नहीं 5 कॉलम बनाएंगे। अब इसमें डेटे में बार बार तंग करेगा, ये 4 साल का डेटा है, ये 5 साल का डेटा है, वो फिर इरेलेवेंट डेटा काटते जाइएगा और रेलेवेंट डेटे को देखते जाइएगा। ईजीटीसी ने गारंटी की है, ये गारंटी कौन सी है? 9 बजे वाली है, 10 बजे वाली है? अब 8 और 9 से बाहर निकले, 9 और 10 वाली बोला करें। ये 9 बजे वाली है, 10 बजे वाली है, यानी एग्रीमेंट वाली है या बाद में सोच वाली है? एग्रीमेंट वाली है। ईजीटीसी ने गारंटी की है 60,000 रुपया हर ट्रक के बदले। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी फिगर्स पर ट्रक है और कौन सी फिगर्स टोटल है, वो तो कोई इतना मसला नहीं इंशाल्लाह। ईजीटीसी ने गारंटी की है 60,000 रुपया फॉर ईच ट्रक, ट्रक 7 है, टिल द एंड ऑफ। हाउएवर देयर विल बी नो गारंटी अगर लीज कितनी चली गई। आप बता दें पहली लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या दूसरी? पहली लाइन बिल्कुल मैं काट दूंगा, क्यों? क्योंकि हमने लीज लेके कितने साल जानी है? 5 साल। तो उन्होंने अहद कर ली है कि लीज 5 साल लेके जानी है, तो ये लाइन हम काट सकते हैं सिक्के वाली पेंसिल से पेपर में, इसकी आपको फायदा ही नहीं। और ईजीटीसी एंड पे ट्रक वापस कर जाएगा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जीआरवीज का मतलब ही ये होता है कि 5वें साल के एंड पे आके हम आपको ट्रक वापस कर देंगे। अब लेसर की मर्जी है स्क्रैप करे या करे, या उसको कहीं से इतना सेट करा ले कि 2-4 महीने 6 महीने और किसी को किराए पे दे दे, वो तो एसेट की किस्मत है, यूजफुल लाइफ से भी ज्यादा फायदा दे जाए, वो फिर और बात है। बहरहाल हम ट्रक वापस कराएंगे एंड पे। जीआरवी का मतलब भी यही होता है, गारंटी लेते ही तब जब डर हो कि अगला ने मिसयूज करना है और एंड पे वापस करके जाना है। लीज रेंटल्स आर 275 पर एनम एंड आर पेएबल इन। तो अल्लाह का शुक्र है लीज रेंटल्स पर ट्रक नहीं है, लीज रेंटल्स उसने टोटल में दी है। लेकिन जीआरवी सवाल में दे चुका है वो, जीआरवी 0। क्यों? गारंटी वुड लैप्स, यानी नो गारंटी। जीआरवी भी सवाल में आ गई, रेंटल भी सवाल में आ गए। कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक इज 9 लाख। मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा के क्वार्ट्स को कितने का ट्रक पड़ा है? 9 लाख रुपए का। ये क्या होता है? आउटराइट सेल में 13,50,000 का है ये। जो बंदा बाजार का हो, आम बंदा और थोड़ा अमीर बंदा हो जिसके पास पैसे हों, उसको हम कितने का ट्रक दे देते हैं? 13 लाख। कितने ट्रक? एक ट्रक। और एक ट्रक बनाया कितने का है और बेच कितने का देंगे? 13,50,000। ये कौन सी रेजिडुअल वैल्यू आ गई? एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू। ये कौन सी रेजिडुअल वैल्यू आ गई? एक्सपेक्टेड। ये तो गारंटी थी ना, ये कौन सी रेजिडुअल वैल्यू आ गई? जो लेसर ने सोची, जो लेसर ने सोची। अच्छा, लेसर की आपको पता है ऐसे करते होते थे हम, एक्सपेक्टेड इधर लिखते थे, इसमें से जो गारंटी हो जाती थी उसको और जो नहीं गारंटी होती थी उसको। लेसर का ऐसे चलता है ना, लेसी का कुछ और चलता है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड सोचते हैं। लेसर लेसी की ऐसे डायग्राम नहीं बनाते, लेसर की ऐसे डायग्राम बनाते हैं। एक दिन रिवीजन हुई थी परसों तरसों की क्लास में, आखिरी 20 मिनट, तो लेसर की डायग्राम हमेशा इस तरह बना लीजिएगा। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ, क्योंकि हमारी लीज कितने साल चलनी है? इज ₹1 लाख पर ट्रक या टोटल? ईच ट्रक, हर ट्रक की। तो बता दें जी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है?
जल्दी बताएं। 1 लाख तो नहीं, 100 ही कर ले। 700 700। GRV is guarantee would lapse, बैलेंसिंग 700, तो गारंटी है ही नहीं, तो फिर सारी अनगारंटेड है। अगर जीआरवी वाले 9 ना लिखी होती तो जीआरवी 0 ही लेते ना, फिर एग्रीमेंट में तो कोई है नहीं, गारंटी तो हमेशा सवाल बताएगा। अगर जीआरवी ना लिखी होती तो ये सारी ही जीआरवी होती। नोट किया करें जरा खुले दिल से ये। लेकिन ये सारा सिनेरियो कब है? ये सारा सिनेरियो कब है? जब लीज टर्म कितने साल है? 5 साल है। तो 4 साल वाला भी बना लें, एक डायग्राम बना के देख लें, डायग्राम 4 साल वाली। फायदा क्या होगा उसका? उसको इग्नोर ही करना होगा, इग्नोर ही, तो उसका कोई फायदा नहीं फिर 4 साल के एंड पे एक डायग्राम बनाने का। वैसे 4 साल के एंड पे तेरा वैल्यूज थोड़ी बेहतर होंगी क्योंकि एसेट अच्छी कंडीशन में होगा। चलें, तंग करने के लिए कुछ बच्चे ना क्लास के बाद आके सवाल बार बार पूछते हैं इस सवाल में कि 4 साल का डाटा आपने क्यों नहीं लिया था। ले लें भाई, ले लें यार, ले लें। 4 साल के एंड पे क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रक की एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 1 लाख, और जीआरवी कितनी होगी? 60। एक्सपेक्टेड 1,50,000, 1050, और जीआरवी 420, यूजीआरवी 630। बहरहाल ये बात तो इरेलेवेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर रीडिंग टाइम में रिक्वायरमेंट वगैरह डाल के पढ़ा होगा सवाल को तो फिर ये बात पता चल जाएगी कि लीज को 5 साल पे लेके जाना है, 4 साल पर नहीं। अच्छा, आज ना थोड़ी सी जरा खूबसूरत राइटिंग में चीजें नोट करनी है और लाइंस का भी ख्याल रखना है जो मैं आपको लगवाऊंगा। डन? चलें, वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट से शुरू करना है। भाई रोजाना ही आ जाया करें, इस तरह ना किया करें। कॉस्ट बोले, नहीं पता नहीं ये 9 लाख का पर ट्रक है या क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। पर ट्रक है, ओहो। और ट्रक कितने बेचे हैं हमने? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे क्लास के बाद आके कहते हैं सर उसने लिखा हुआ सोल्ड 7 ट्रक्स और फिर लिख रहे हैं वापस भी आ जाएगा। भाई यही तो लीज है। अगर नॉर्मल कैश सेल होती फिर तो चीजें बेचने के बाद वापस नहीं आती। लीज में तो बस ये है तो है, बस अब बेच रहे हैं, बाद में वापस आएगी चीज, क्या करें अब। लीज पे दूसरे दिन ही क्लास में पढ़ लिया था, लीज 2 किस्म की है। कुछ में एसेट हमेशा के लिए उसको दे देते हैं अगर परचेज ऑप्शन हो, और अगर जीआरवी है तो वापस ले लेंगे। वो है अब लीज में इसी तरह, क्या करें। कॉस्ट कितनी है चीज की जी? 9 लाख जरब 7 ट्रक्स जी, 60, ऊपर से बड़ा बड़ा करके लिख लीजिएगा रुपीज इन 1000, 6300 जी। माय डियर, फेयर वैल्यू 1350 जरब 7 ट्रक 9450 GI इज इक्वल टू LP। आज आपने यूजीआरवी को बिल्कुल कोने पे साइड पे लगा के रखना है ताकि वो हमारे LP से इंटरफेयर ना करे। बट यूजीआरवी इज अ पार्ट ऑफ GI, but it is not a part of LP. Okay. Now, what is down payment? 0. What is down payment? 0. What is rental? 2715.
2715 कितने कराए? 4 साल 5 साल? बस इसको कोई 0.2 लिखना जरूरी नहीं होता, बस अब रुपीज इन 1000 में करें 2715 काफी है। 2715 इंटू 5 साल लीज टर्म जमा GRV, GRV वुड लैप्स प्लस UGRV प्लस UGRV। UGRV इज थोड़ा सा जरा कर लिया करें, हल्का फुल्का पेपर में भी चल जाता है यार ऐसे। जरा ब्रैकेट में बताएं कितने ट्रक हैं? 7 और एक की बस थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दें, बस बड़ा बड़ा सा करके इधर क्या लिख लें 700। बाकी 7 इंटू 100 कहीं स्टार डाल के कहीं समझा दें ताकि आपको बस 700 ही नजर आए। तो अब UGRV सवाल में देख के जरा बता दें। GRV कितनी थी? 0 और UGRV 700। अच्छा, दोनों का ना अलग अलग टोटल बेशक करवा दें। अभी अभी ग्रैंड, इधर ग्रैंड भी चल जाएगा। 1427 ग्रैंड टोटल बताया ना, ग्रैंड 700 डाल के। ये GI है या LP का टोटल करवाया आपने? जी गुड गुड, GI ठीक है। अब आपने थोड़ा सा मोहतात होने, अब हम क्या निकालने लगे हैं? NI। मुश्किल चीज कोई नहीं है, कोई मुश्किल मैं खुद बताऊंगा। मोहतात का मतलब है बस थोड़ा अटेंटिव हो जाए। अब हमें चाहिए PV ऑफ LP प्लस, आप लोगों को अलग मार्कर करने इधर यूज क्लास में कर लें, पेपर में तो जाहिर बात है नहीं करना। PV ऑफ UGRV। चलें जी, NI का फॉर्मूला जरा आज बता दें हमेशा के लिए। NI इज इक्वल टू PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ 27 into 1 minus 1.15 raised to power minus 5 divided by 0.15 plus 700। अच्छा, ये तो लीज कितने साल बाद खत्म होनी है? बस रेज टू पावर माइनस 5, 1.10 रेज टू पावर 15% है। ओके भाई प्लीज, अब PV ऑफ LP, PV ऑफ UGRV हमेशा अलग निकालनी है, डायरेक्ट NI नहीं निकालनी। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में इसकी वजह भी एंट्रीज में मैं आपको बताऊंगा। अब PV ऑफ LP अलग बताएं। 9101 348। PV ऑफ LP, PV ऑफ UGRV हमेशा अलग निकालेंगे मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में। और NI आप टोटल जरूर बता दें। 9449। बाकी अगर नोट वगैरह मांगा हुआ है तो फिर इंटरेस्ट भी बना दें, क्योंकि अनअर्न्ड चाहिए होगा। अगर नोट नहीं मांगा हुआ तो बस फिर इंटरेस्ट की जरूरत, मांगा हुआ है फिर इंटरेस्ट भी बता दें। इसको वैसे अनअर्न्ड इंटरेस्ट ही कहते हैं, लेकिन ये अनअर्न्ड है ऑन यकम जुलाई। अभी तो लीज शुरू हुई है, तो लीज के पहले दिन तो सारा ही अनअर्न्ड है, अल्लाह का शुक्र है। लीज के पहले दिन तो कुछ भी अर्न नहीं हुआ। तो ओवरऑल अनअर्न्ड बता दें GI माइनस NI 4826। भाई कुछ स्टिक मंगवाओ, वो पड़ी हुई है। अच्छा, अब फिगर्स को देखना सीखें, निकालना तो आसान है, कई क्लासों से निकाल रहे हैं। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज, अच्छा GI को कहीं नहीं लेके जाना होता, GI छोड़ें। व्हाट इज PV ऑफ LP? व्हाट इज PV ऑफ UGRV? 348। व्हाट इज NI? It is cost, fair value. PV of LP
पीवी ऑफ यूजीआरवी एनआई। अब जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला है। इसके लिए आप आज सारे अटेंटिव हो जाएं। मुझे डेट बताएं क्या बन रही है? 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 2000। नोट नहीं करना, नोट करने का खुला टाइम दिया जाएगा। लीज रिसीवेबल किस पे बुक होगा? एनआई पे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। वजह वगैरह अभी बाद में देखते हैं। कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। कॉस्ट ऑफ सेल इस पर रिकॉर्ड हुआ करेगी। सेल लोअर ऑफ और पीवी ऑफ एलपी। सेल इस पे रिकॉर्ड हुआ करेगी और इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुआ करेगी कॉस्ट पे। अब स्क्रीन पे नोट करके इसको मैं डेरिवेशन से खाता हूं, आपको यहां तक आप नोट कर लें। लीज रिसीव, ये 4 एंट्रीज, 4 फिगर्स आया करेंगी। इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है 2 से ज्यादा लाइनें आ रही हैं, 3 या 4। लीज रिसीवेबल किस पे बुक करने? ओके बाद में नोट कर लीजिएगा। इधर देखें, लीज रिसीवेबल किस पे बुक करने? एनआई किसके बराबर होता है? ये आपने कुछ भी नोट नहीं करना, ये सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए किया जा रहा है, जो कि लॉजिक समझना आपके लिए जरूरी है ही नहीं। आप समझ लें बस ये फॉर्मूला है जो याद करना है। जैसे E इक्वल टू MC स्क्वायर, के M के ऊपर पता नहीं क्यों नहीं स्क्वायर लगा हुआ, होगी वजह, जाहिर बात है। कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। सेल, सेल फॉर द टाइम बिंग जो है ना, फेयर वैल्यू को जरा इग्नोर कर दें, फेयर वैल्यू को इग्नोर कर दें। पीवी ऑफ एलपी और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कॉस्ट के अलावा किसी से क्रेडिट कर नहीं सकते क्योंकि इन्वेंट्री में डेबिट ही कॉस्ट हुई होती है। आप देख लें मैथमेटिकली फॉर्मूला टैली है। एक्सेलेंट, वेल डन, 2 लोगों को पता चल गया, बाकी भी सोच लें। मैथमेटिकली फॉर्मूला टैली कर रहे, देख लो ना। कॉस्ट क्रेडिट पे भी आ गया, कॉस्ट डेबिट पे भी आ गया, ये टैली कर गया। इधर पीवी ऑफ एलपी क्रेडिट पे आ रही है, इधर पीवी ऑफ एलपी डेबिट पे आ रही है, ये भी टैली कर गया। इधर पीवी ऑफ यूजीआरवी डेबिट पे प्लस साइन के साथ पड़ी हुई है और इधर ही माइनस साइन के साथ पड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मूला इज मैथमेटिकली प्रूवन, मैथमेटिकली ये फॉर्मूला टैली कर गया। अब लॉजिक की तरफ मूव करते हैं। असल में जो लीज रिसीवेबल है ना, वो ये नहीं देखता कि लेसी से क्या मिलना है। लीज रिसीवेबल ये देखता है कि लेसी से डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी कितने मिलनी है और एंड पे जब एसेट बाजार लेके जाएंगे उससे कितने मिलना है। तो इसलिए लीज रिसीवेबल एक तरह की फुल अमाउंट यहां डाली जाती है
चाहे वो लेसी से मिलनी है, चाहे वो गारंटी नहीं भी हुई भी कोई मसला नहीं, ताकि लेसर अपना लीज रिसीवेबल पूरा शो करे। इसमें जो लेसी से गारंटीज हैं वो भी शो कर दे, और जो अनगारंटेड चीजें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अनगारंटेड मिलनी नहीं होती, वो बाजार लेके जाएगा, वो भी चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो वो इसलिए लीज रिसीवेबल हमेशा हम फुल प्राइस से बुक किया करेंगे, जिसका नाम रखा करेंगे एनआई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में एक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट जानी चाहिए सिर्फ, लेकिन यह स्टैंडर्ड कहता है कि भाई लीज थोड़ी सी डिफरेंट चीज है। लीज में ना ये चीज आपको वापस आ जानी है, तो जब ये चीज आपको वापस आ जानी है ना, तो आप फुल कॉस्ट ना डालो। असल में आपके पास से चीज जा रही है और सवाल में लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे वापस आ जाएगी, तो ये अजीब सी बात है कि फुल कॉस्ट को खर्चे में डाल देना। जो चीज वापस आनी है वो वापस आनी है 5 साल बाद, और 5 साल उसकी यूजीआरवी है 700 भी निकाली थी ना। असल में आप कितने वाली चीज दे रहे हो? आप चीज दे रहे हो 6300 वाली, 7 ट्रक 6300 के हैं। आप 6300 वाली चीज दे रहे हो और 700 आपको वापस आ जाना है आफ्टर 5 ईयर्स। 700 आपको वापस आ जाने आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, ये तो आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा ना कभी जिंदगी में, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये तो आपने जिंदगी में पढ़ा ही होगा। क्यों ऐसा क्यों करते थे आईएएस 16 में, या आईएएस 16 के शुरू के दिनों में पढ़ा दिया जाता है? क्योंकि जाहिर बात है एसेट पूरा का पूरा डेप्रिशिएट तो नहीं होता, एंड पे कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, एसेट के अंदर कुछ ना कुछ जान तो होती है। तो 100% उसी थीम पर ये स्टैंडर्ड बनाए कि कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो? रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन वो यूजीआरवी ही माइनस करनी है, सिर्फ इसके पीछे भी लंबी बहस है। तो असल में 6300 की चीज हम दे रहे हैं, 700 हमें इसके बदले आ जाने हैं 5 साल बाद, लेकिन 700 की जब पीवी निकाल लेंगे तो वो और फिगर आएगी। तो आज ही अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट ऑफ सेल में कम अमाउंट लेके जाएं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आपका पूरा एसेट नहीं डूब रहा, 6300 का नुकसान नहीं हो रहा। 6300 की चीज आप दे रहे हैं और कस्टमर 5 साल बाद लाके क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो ये थीम है इसके पीछे, इससे ज्यादा जानना कोई जरूरी नहीं। तीसरी बात, सेल। आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्यों सेल के पीछे लॉजिक है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। पीवी ऑफ एलपी में असल में जो डिस्काउंट रेट यूज होता है ना, वो लेसर की मर्जी का होता है, क्योंकि वो जो इम्प्लिसिट रेट है ना वो लेसर खुद निकालता है, और वो लेसर चेंज भी कर सकता है रेंटल बढ़ा के या कम करके। रेंटल लेसर के हाथ में होते हैं। तो कई दफा रेंटल इस रेट को मिसयूज करते थे, इसलिए स्टैंडर्ड ने कह दिया हुआ है फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लिया करो। वो फिर थोड़ी सी आगे की बात है, फिर कभी करनी है। बस सेल रिकॉर्ड होती है फेयर वैल्यू पे और पीवी ऑफ एलपी, विच एवर इज लोअर। और क्योंकि सेल को वो ओवरस्टेट नहीं करना चाह रहा, तो दोनों में से कम प्राइस पे बुक करवाना चाह रहे हैं। और इन्वेंट्री डेबिट किससे हुई थी, इसलिए क्रेडिट भी किससे होती है। तो छोड़ें, ये बहस नहीं जरूरी थी। मुझे एनआई बताएं, एनआई बताएं, एनआई एनआई। उसके बाद देखते हैं अल्लाह करे एंट्री टैली कर दे। एनआई 9449। कॉस्ट बताएं, कॉस्ट। खूबसूरत सा करना है, डेबिट वाले इधर और क्रेडिट वाले थोड़ा सा इधर, और डेबिट वाली फिगर इधर, क्रेडिट वाली इधर करेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट बताएं। जितना खूबसूरत आपने वो बनाया होगा उतना आसानी से फिगर्स उठाएंगे। खूबसूरत का मतलब मैं ये कह रहा था कि यूजीआरवी को बिल्कुल साइड पे रखें ताकि बीच में मिक्स ना हो। ओके, व्हाट इज पीवी ऑफ यूजीआरवी? यूजीआरवी नहीं उठानी, व्हाट इज पीवी ऑफ यूजीआरवी? 3 4 जवाब 5952, वट एवर इट मे बी। 6300 वाली चीज डूबी नहीं, कुछ ना कुछ दे के जाएगी, इसलिए हमने आज खर्चे में ही 5952 डाला। अकलमंद बने हम। अगली बात, व्हाट इज फेयर वैल्यू? ये जरूर ढूंढे आप। व्हाट इज फेयर वैल्यू? 94। व्हाट इज पीवी ऑफ एलपी? इन दोनों में से अब लोअर उठाना पड़ेगा। 9450 और 91। क्या लोअर लग रहा है? इसको यहां लेके जाएं, यहां 9101। इन्वेंट्री कॉस्ट पे पड़ी होगी, वो अल्लाह का शुक्र है फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूवन है, वो देखें बराबर ही आ रहा होगा। एंट्री टैली कर रही होगी जी।
लीज रिसीवेबल किस पे बुक होने, एनआई पे, और कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ, और सेल। वैसे कभी एक तो क्लास में ना फेयर वैल्यू भी लोअर आएगी, फिर जरा मजा आएगा, फिर डिस्कशन कुछ करेंगे। अभी थोड़े दिन तक पीवी ऑफ एलपी ही लोअर आती रहेगी। तो लोअर क्या है, फेयर वैल्यू या पीवी ऑफ एलपी? पीवी ऑफ एलपी। और इन्वेंट्री हमेशा किस पे बुक करनी है, कॉस्ट पे। वो नहीं, उसमें फिर कुछ और वो एडजस्टमेंट देगा ना, यही तो मैं कह रहा हूं, फिर उस सवाल में अलग मजा आएगा, वो और कुछ देगा जिससे वो बैलेंस हो जाएगा। ओके जी, अगली एंट्रीज को करने की जरूरत नहीं है मुझे। अब आप लोग जो है वो ऐसा करें कि आपके सफ़े पे जगह खाली है, पिछले वाले सफ़े पे जगह खाली है, पिछले मीन्स के सफ़ा पलटने की जरूरत नहीं है, साथ ही सफ़े पे जगह खाली है। इधर एक क्वेश्चन है, ट्रैक्टर वाला है ट्रक वाला है? ट्रैक्टर वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। आप अभी ऐसा कर दें, बस छोड़ें पर सारी चीजें, वो सवाल को उधर ही अपने हाल पे छोड़ दें, इधर ही किताब के ऊपर छोटा सा ना क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे ये वाला कर दें, और ये पहली एंट्री करके दिखा दें जरा। ये होमवर्क का सवाल है लेकिन कर दें, चलें ट्राई करें। वर्किंग 1 और पहली एंट्री, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 पास्ट पेपर क्वेश्चन 7। कैमरा इधर ही रखो। क्वेश्चन 7 की एंट्री टैली करते रहें और हाथ खड़े करते रहें। किधर है सवाल? रुपीज इन 1000 में ही सारे कर लीजिएगा ताकि फिर मेरा और आपका मिसमैच ना हो।
जी भाई, ये तो जबरदस्त हो गया, बहुत से लोगों ने कर लिया। Shalimar Industries is engaged in the manufacturing of tractors. The tractors are sold on cash and finance lease basis. ट्रैक्टर हम बेच रहे हैं, बनाते हैं, वैसे पहले हमने लिखा ट्रैक्टर बनाते हैं। बस अब देखें इधर, अगर कोई बंदा पैसे लेके आ जाए तो ट्रैक्टर कितने का दे देंगे उसको? 2000 का, एक ट्रैक्टर 2000 का। लेकिन हम कितने का बना रहे हैं उसे? 1600 का। जी, कॉस्ट 1600 इंटू 10 ट्रैक्टर 16,000। फेयर वैल्यू, गलती से यहां सेल नहीं लिख देना, सेल लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ पीवीएफ एलपी पे बुक होती है, इधर सेल का लफ्ज नहीं लिखना, इधर फेयर वैल्यू का लफ्ज लिखना है। ये वर्किंग वन सवाल के डेटे को मैं आसान कर रहा हूं। 2 into 10 20,000। ऑन यकम जनवरी एसआई सोल्ड 10 ट्रैक्टर्स टू कारवान ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का काम है, उनको ट्रैक्टर चाहिए होंगे। लीज इंफॉर्मेशन है, द लीज पीरियड इज 4 years whereas यूजफुल लाइफ इज 5 years। ठीक है, फिर भी फाइनेंस लीज ही है। यूजीआरवी, टोटल यूजीआरवी यानी पर ट्रक नहीं, टोटल यूजीआरवी इज 1000 एंड लीज रेंटल्स आर 637। ये भी टोटल है, ये भी पर ट्रक नहीं है। जीआई इज इक्वल टू एलपी प्लस यूजीआरवी। जी, एलपी में क्या आता है? डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी। जी, रेंटल 6375 इंटू 4 और यूजीआरवी में ग्रैंड टोटल 26 एनआई। नहीं, पहले पूरा लिखे ना, पीवी ऑफ प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी, पीवी ऑफ एलपी 1.12 प्लस साड़ी रबड़ नहीं सही काम कर रही थी, -4 19 चलें यहां तक नोट कर लें। 6376 यहां पे 637 आ रहा है। अच्छा 6375 है, राउंड करके नहीं, ठीक है 75 ही रख लो यार, खैर। अच्छा ठीक है, चलें कोई नहीं, जितना भी है इसमें हल्का फुल्का चलता है। Now I will not write down the statements. LR को किस पे रिकॉर्ड करना है? NI पे।
कॉस्ट ऑफ कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ 15364। सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल पर सितारा बना के सेल में दो चीजें हाईलाइट कर लेते हैं, यहां जरा ज्यादा मजा आएगा। फेयर वैल्यू, पीवी ऑफ एलपी। सो व्हाट इज लोअर? इन्वेंट्री और एलआर में तो फिगर उठानी होती है बस। इन्वेंट्री और एलआर में इन्वेंट्री 16,000। बाकी वो आई कैप की टेंशन है, एंट्री टैली कर जाया करेगी, वो आप छोड़ें उसको। सब लोगों ने इसको इंश्योर किया करना जी। कितने लोगों ने इसी तरह किया था? ओके। जो स्कूल है, स्कूल के यूनिक इसकी पता नहीं जो भी है उसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाइब्रिड में चौथी रो में बातों का मौका मिल गया, जल्दी जल्दी पढ़ाना शुरू करते हैं हम। बिल्कुल मौका चाहिए होता है भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी है, इसलिए तो हमने इसको लाल रखा हुआ है। अगर कोई जीआरवी होती तो वो इधर इधर रहती। पीवी ऑफ यूजीआरवी सिर्फ ये जानी है, वो जो बाहर से मिलनी है, जो लेसी से मिलनी है उसकी टेंशन नहीं है, जो बाहर से मिलनी है बस। ओके, so it is not PV of GRV, it is only PV of UGRV। अब अगली एंट्रीज करने के लिए हमें मोटिवेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वापस आ गए हम सवाल की तरफ। वापस कैमरा उधर रखो, किसी ने वो नोट करना था तो। जी NI 9449, यकम 7/2000। कितने साल की लीज है? 30 जून 12 27 30 जून 13 30 जून 14 30 जून 15 2715। 700 कौन सा, लाल मार्कर वाला या काले वाला? जीआरवी या यूजीआरवी? यूजीआरवी। ये कुछ बच्चों ने जज्बात में आके यहाँ लाल पॉइंटें भी रख दी हैं जाते हुए। जमा 700, फीका। ये से फेंकना नहीं होता, रखना होता है प्यार से। ये तो जन्नत में ही चीजें चल के आएंगी, अभी तो जाना पड़ेगा लेने के लिए। ये साथ वाला कोई नेका माल कर रहे हैं या नहीं? इसकी फिक्र कर लें, कुछ जो हल्की फुल्की गड़बड़ कभी किया करे तो मौके पे ना ऑपरेशन किया करें। स्टेटस लगा के भी रियलाइज ना कराया करें, बस अल्लाह से मांगा करें और कोई उसको अल्लाह की बड़ाई इतनी बयान करें वो खुद ही फिर। जी 14। अच्छा जी, बस काफी है। अच्छा, यकम जुलाई 10 को आईडीसी की एंट्री, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैच करें जरा, इस टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाने लगा है, कैच करें।
ऐसे ऐसे याद रखें। आईडीसी इस टॉपिक में अगर फाइनेंस लीज का सवाल है, मैंने लिखने की जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का फाइनेंस लीज का सवाल है, कल बूटी में जाके दिखा दूंगा, तो आईडीसी को एक्सपेंसेस में डालते हैं। इसकी और भी बहुत सी वजह हैं, लेकिन मेन वजह यह है कि असल में इसका मेन काम लीजिंग नहीं है। इस बंदे का मेन काम जो है वो ट्रक मैन्युफैक्चर, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करके बेचना है। तो अगर कोई लॉयर वगैरह को पैसे दे रहे हो तो बेसिकली ये मेन डील सेल की है, इसलिए आईडीसी को इधर लोग एक्सपेंस में डालते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी, स्टैंडर्ड ने डिसाइड कर दिया, हमने भी डिसाइड कर लिया कि बोले मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में लिखने की जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में फाइनेंस लीज में आईडीसी को कहां डालेंगे? एक्सपेंसेस में। तो एक दिन आईडीसी की समरी भी कर लेंगे इंशाल्लाह भी, ताकि वो सारी आईडीसीज एक ही दफा कवर हो जाए। ओके, आगे बताएं जी। ये तो सवाल में डेटा अवेलेबल नहीं था, अगर होता तो ये होता, वरना खोता। 30 जून 11 कैश डेबिट, मैं देख लेता हूं, मैं लीज रिसीवेबल, बस ठीक है। पहले की एंट्री मांगी हुई है, दूसरे की भी मांगी हुई है, दूसरे की भी मांगी हुई है, दूसरे की भी एंट्री कर देते हैं। 30 जून 12 कैश डेबिट 2715 लीज रिसीवेबल 1, ओहो इतने भी बनाना पड़ेगा, 1 9 की करना है एदा एंट्री चे, एदा 4 पाना दे दसो, लेकिन वो नोट में ये करंट पोर्शन में जाएगा ना, तो 200। आप लोगों को ये जवाब देना चाहिए था कि नोट भी आगे आ रहा है, हम उसकी तैयारी करें, डंके की चोट पे जवाब दिया करें। 5 9 डंके की चोट पर अदब से जवाब दिया करें जी। लीज रिसीवेबल 1 4 इंटरेस्ट 1 2 2 3। ये ना नाखून तो देखो ना, नाखून नेल कटर मंगवा देते हैं आपको। भाई ये फिजिकल पढ़े हैं, जो मसले मसाइल हों वो चलते फिरते क्लास के बाद आके डिस्कस कर लिया करें मेरे से। अब हर बच्चा कोई मैसेज करना लगेगा व्हाट्सएप पे जाके, फिर मुश्किल हो जाएगा इस तरह एंटरटेन करना। हाँ, कोई चीज़ मेरी तरफ से भूल गई हो वो जरूर याद करा दिया करें। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, अब को मैसेज आया था ऑल रोड्स इन लाहौर आर ब्लॉक, तो ऑल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं इंशाल्लाह, लेकिन ऑल तो नहीं। अच्छा जी, अब नोट बना दें 30 जून 11 का। अच्छा एक मिनट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 2 साल का P&L जरा बनवा दें, 2 साल का P&L। अच्छा, अब एक ब्लंडर नहीं मारना आप लोगों ने पेपर में कि ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसका, जो ब्लंडर मारेंगे वो ये करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को लेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज सेल माइनस, तो अगर एंट्री पेपर में नहीं मांगी हुई तो फिर भी वर्किंग में जाके सेल कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़ेगी, और कोई हल नहीं है। तो पहली वाली जनरल एंट्री से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो सही निकलेगा, वर्किंग 1 नहीं आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे सकती। तो ग्रॉस प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम। एक एमसीक्यू मैंने आपको भी दिखाया था, वो मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं था, लेकिन किसकी नजर पड़ गई थी कि क्या लेसर ने सेलिंग प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना होता है, ये नजर पड़ी थी किसी की? एक एमसीक्यू भी मैंने दिखाया था। तो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने सेलिंग प्रॉफिट को भी शो करना होता है। सेलिंग प्रॉफिट का नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो आमतौर पे दोनों को नेट करके ही हम दिखा देते होते हैं पेपर में, इसका नाम सेलिंग प्रॉफिट रख देते होते हैं। तो P&L में पिछले साल का कौन सा है? 11, और हमारा साल
12। पहले मुझे सेलिंग प्रॉफिट बता दें। सेलिंग प्रॉफिट, सेल ना सेल सेल 9101, कॉस्ट ऑफ सेल 5952, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 3149 जी। इंटरेस्ट इनकम 1417 और 1 ये क्यों नहीं आ रहा? अब सेलिंग प्रॉफिट क्यों नहीं आया करेगा? ऐसा कोई सवाल आ सकता है ना पेपर में कि सेलिंग प्रॉफिट कितने साल P&L में जाएगा? सिर्फ एक दफा। और इंटरेस्ट इनकम 5 साल तक P&L में जाती रहेगी। चलें जी, टाइम जाया करें, नोट बनाएं, नोट बनाएं, वरना अजीब अजीब लोग बातें कर रहे होते हैं। मैं तुम्हारा पराठा बना रहा हूं, तुम्हारे लिए पराठा बना रहा हूं। मैं तुम्हारा अंडा बना रहा हूं, तुम्हारे लिए अंडा बना रहा हूं। ठीक है, मोबाइल ले रहा हूं। चलें जी, जल्दी करें जल्दी करें। भाई क्लास से निकाला भी जा सकता है, प्लीज ट्राई टू बी इन क्लास। जी मोहतरम, आप लोग करें जल्दी, नोट बनाएं। अंडे कोई नहीं जी, गरम करा लेंगे। जस्ट स्मेल तो खूबसूरत आ रही है, आ रही है ना बॉयल एग्स? नहीं, अच्छा जी। कितने 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 का भाई? नहीं, ट्राई टू बी रेशनल, बात को खत्म करो। कितने का बेचना है? कितने का बेचना है? जल्दी बता दो, बस एक एक फिगर बताओ, वरना मैं आपको वापस कर दूं। आप लोग नोट बनाएं, नोट जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ। कॉस्ट कितनी आई है, फेयर वैल्यू कितनी रखनी है? हाँ नहीं, ये डिसाइड नहीं करते, टाइम जाएगा। चलें जी, नोट करें आप लोग, इनको वापस कर दें। सोच के नहीं आए हुए। चलें जी, डन। अच्छा जी, अब आप लोग हो गया माय डियर? ईयर एंड बताएं, कंपनी का नाम? कंपनी एक्स। लो जी, कंपनी एक्स की ऐसी आदत पड़ी लोगों को कि क्वार्ट्स का भी नाम कंपनी एक्स रख दिया। क्वार्ट्स वाले परेशान हैं। QAL, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड जून 30, 2011। फाइनेंस लीज, अंग्रेजी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी एनालिसिस में रेंटल और जीआरवी डाल दीजिएगा, रेंटल और जीआरवी डाल दीजिएगा, बस यूजीआरवी ना डालिएगा। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा 30/11 के 1 2 लेस देन 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4। लेस देन 1 लेस देन 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 2715 2715 2715 2715 108 60 7.3
TLR, UGRV, 1160, GI, IG भी यही होता है, IG, GI, IG। वो तो अब जमाना बदल गया, वो आरियां की हो गया है, वो जमाना बदल, पहले अच्छा जमाना होता था, IG, GI, शोर भी अच्छे होते थे उस जमाने में। अच्छा जी, टोटल इंटरेस्ट कितने हैं? 4826 माइनस अर्नड कितने हैं? 1417। टोटल 48 8151। तू थले आ, मैं नहीं थले आना, क्यों? आजा, आ गया। प्यार से बुलाया करें तो लोग जान देने को तैयार होते हैं। नॉन करंट और करंट। नॉन बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें या बाल सेट करें, क्या करें? हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये करंट में चला जाएगा, इसको नहीं, कि करंट में कभी कभी इंटरेस्ट भी होता है। नॉन करंट 6659 6659 6659 999 6659 1492। एक साहब आए एक दफ़ा, सरमजद भट्टी साहब, उस वक्त प्रिंसिपल साहब हमारे प्रिंसिपल रूम में नहीं थे। वो साहब बैठ गए, उनके पास कोई एक दो बात की, फिर मुझे कहते हैं कि वो कहते हैं कोई बंदा बता दें इधर, मैंने उससे कोई बात करनी है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा बताएं क्या बात है? उन्होंने कहा नहीं आप तो इधर नमाज़ पढ़ाते होंगे, कोई बंदा मुझे बता दें, मैं कुछ बात करना चाह रहा। अच्छा चलें, अब आप हजरात, अच्छी बात है, ये प्रिंसिपल साहब की तरफ से पैगाम आया है। अच्छा ये लो, MCQ निकालें। अच्छा पहले मुझे ये बता दें भाई, 100 रुपए का एक अंडा हम खरीदना चाहते हैं, आप दें? आप नहीं, जल्दी दे दें, जल्दी दे दें इनको। समीर 100 रुपये इनको मंगवा दें, 100 रुपया मंगवा दें। चलिए, अच्छा भाई आप मुझे ये बता, नहीं वो जरा थोड़ा सा टूटा हुआ था। अब आप मुझे ये बता दें कि पहले एक चीज बता दें कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जो है वो कौन सा रेट यूज करता है? मैन्युफैक्चरर डीलर, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कौन सा, एक मिनट, हाथ खड़ा करके जी, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कौन सा रेट यूज करता है? हायर ऑफ इम्प्लिसिट और मार्केट रेट। ये अंडा आपका हुआ, हायर ऑफ इम्प्लिसिट एंड मार्केट रेट। चलें दे दें 100 रुपया भाई को। नहीं उस हारे डब्बे में डालें, जिस डब्बे में अंडे थे, उस संडे की जगह 100 रुपया रख दें। अम्मी अंडे ने 100 रुपया दिया। अच्छा हमारे जमाने में नहीं अम्मी, ये वो बचपन में ना, बेटा दांत रख दो डाल के तकिए के नीचे, परी पैसे दे जाएगी। इतना आपके इलाके में, हमारे इलाके में ऐसी बातें में शुरू हैं, दांत ही नहीं है। साथ वाले के देखें दूध वाले दांत हैं अभी तक। वो उंगली डाल के चेक कर रहे हैं। सॉरी, अजीब सी बातें ना किया करें, सीए करें। MCQ नंबर, चुप, MCQ नंबर 17। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। कुछ लोग ऐसे नफीस तबीयत के बैठे होते हैं, फिर उनको बुरा लगता है। तो MCQ 17, हर किस्म की बातें नहीं करते हर जगह।
कामिल लिमिटेड इज इंगेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, पेज नंबर 172, कामिल लिमिटेड इज इंगेज्ड, alhamdulillah, Camel Limited is engaged in the manufacturing of plants. Okay. The following data relates to an asset leased out by the company on January 2011. अच्छा जी बताएं, कहां से पता चल रहा मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीज्ड आउट। इस तरह हमने ढूंढा करने ये सवाल सिंपल लेसर का या मैन्युफैक्चरर लेसर का। जो मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल होते थे ना, वो इस तरह होते थे, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एसेट्स लीज्ड बाय कंपनी। सिंपल लेसर के सवाल इस तरह होते थे, उनमें नहीं लिखा होता था ये मैन्युफैक्चरर या डीलर है, लेकिन इन सवालों में एक लाइन पहले भी लिखी होती है, जो हो सकता है आपके टर्म में नीचे जाके लिखी हो कि ही इज मैन्युफैक्चरर। तो एक लाइन और ढूंढनी है कि ही इज मैन्युफैक्चरर या डीलर। अच्छा वैसे ना लोग कहते हैं इस सवाल में एक और चीज भी है, अगर आप ना पकड़ सकें, कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू अलग अलग दी होती है। ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है जिससे पता चल जाता है ये लीज कौन सी है। ऑपरेटिंग फाइनेंस अलग डिस्कशन है, जिससे ये पता चल जाता है ये लीज कौन सी है, मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर की। और वर्किंग वन में कितनी चीजें आनी है? 4, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, GI/NI। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट बताएं जी, आप लोग कर लें, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। IDC को बार जनरल एंट्रीज में ले जाना। चलें जी, करें जल्दी। बस पहली एंट्री की रिवीजन करानी है आज मैं, और क्या कराने आया हूं? पहली एंट्री की रिवीजन करानी है। रेट मैंने आपको बता दिया कौन सा यूज करना है। एक जबरदस्त किस्म का अंडा मौजूद था, जल्दी करें जनरल एंट्री। बोतल पर लो भाईजान, बोतल पर लो, बोतल हाथ में, बोतल परानी किसी ने। भाई जल्दी करो ना, कॉस्ट फेयर वैल्यू निकालो। किसी ने एंट्री कर ली है तो बता दें, किसी ने एंट्री कर ली है तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई जल्दी करें, पांडे कली करा लो। मुंह ते चपेट लगा लो। सॉरी इस तरह नहीं बोलते, चलो करो, मारना भी नहीं था। तुसी नीचा ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अल्लाह का शुक्र करो। जो बेचारे सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं, छींक मार के एक्सक्यूज मी कहते हैं, लेकिन अक्लमंद लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना होता है, एक्सक्यूज मी नहीं बोल। कॉस्ट 200, फेयर वैल्यू 100, 240, GI, LP प्लस
UGRV पुत्र LP किन्नी रांटल 40,000 लीज टाइम 7 साल लुट। अच्छा इसमें ना फाइनेंस ऑपरेटिंग के टेस्ट वैसे नहीं लग सकते, वैसे लग सकता है वो जो पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा फाइनेंस लीज है, लेकिन नीचे उसने नेट इन्वेस्टमेंट मांगी हुई, ये होती ही फाइनेंस लीज में है। ओ ऐसे भी सोचना होता है, हर लीज को सोचना होता है फाइनेंस ऑपरेटिंग है सर, ऐसा तो ना किया करें, बता दिया करें भाई, हर लीज को सोचना है फाइनेंस ऑपरेटिंग है, लूटो मची नहीं है इधर। वो तो नीचे उसने रिक्वायरमेंट नेट इन्वेस्टमेंट डाल दी, इस वजह से ये फाइनेंस ही होगी, लेकिन सोचा तो करें ना, ऐसे ना किया करें। 40 into 7 plus 2 guy 2 40 into 7 280 plus 2 282 नहीं आई। power of LP and power of UGR। अच्छा बताएं 40 into 1 minus 1 point, सॉरी इंटरेस्ट रेट जो कोट की है इसको इम्प्लिसिट रेट कहते हैं, लेकिन मार्केट का रेट क्या चल रहा है। सो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर वी विल यूज, ये लाइन में जो मर्जी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और ये और वो, इसके छोड़ें। मुझे बता दें इन दोनों में से हायर रेट कौन सा है, 7%। हाइब्रिड में तीसरी रो में देखें कोई सो रहा है, कोई मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मजे लगे हुए हैं, ना कोई रोकने वाला ना पूछने वाला, मौजा ही मौजा। ऐसे होना चाहिए बंदा, जरा सुकून से जाके कहीं बैठ जाए, घर वाले समझ रहा हूँ पढ़ रहे हैं। 1.07 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय जोमा 2 into -7 ग्रैंड टोटल बता रहे हैं 216 प्लस 1.2 217 पॉइंट, अगर किसी ने 216 को पॉइंट्स में ले गया तो वो भी कोई मसला नहीं। 216 पॉइंट कितना आ रहा था वो, 216.8 नहीं 215.8 आ रहा होगा फिर, तो हाँ ठीक है 2.51 5.57 का मतलब 21, ठीक है पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं उसको भी। अच्छा अब ना आईडीसी को मैंने क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि आईडीसी को इस टॉपिक में कहाँ डालना है, एक्सपेंस में। हाँ ये इम्प्लिसिट रेट है, असल में कोट का मतलब है कि लेसर ने उसको ये रेट बताया है, तो इसके साथ इम्प्लिसिट रेट अक्सर वो लिख देता है, वरना नहीं लिखेगा तो जो ये रेट होगा इम्प्लिसिट ही होगा। फिर कभी कभी डिजायर्ड रेट लिखता है, कई दफा कोट करता है, यानी जो लीज में रेट उसने कोट किया अगले को बताया है वो इम्प्लिसिट ही होता है। नीचे वाली लाइन लिखी हुई है कि उसने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लो रेट लगाया है, तो असल में उसने लो रेट नहीं लगाया, बेसिकली उसने रेंटल भी फिर कम लिए हैं। आप रेंटल कम लेंगे तो रेट खुद ही लो हो जाएगा। उसने कस्टमर को अट्रैक्ट, अच्छा कस्टमर को आप अट्रैक्ट करने के लिए रेट लो नहीं कर सकते, मतलब ये कि आपको बाय डिफॉल्ट रेंटल ही लो करने पड़ते हैं। ये देख लो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए रेट लो करने का मतलब रेंटल लो करना है। जैसे आपने 10,000 की चीज ली और आपने 10,000 की चीज ली और आप लेसी से 12,000 ले रहे हैं बदले में, यानी 2,000 ज्यादा ले रहे हैं, तो अब आपने इज इक्वल टू अब आपका इंटरेस्ट रेट 10% आ रहा है 9.7। अब अगर आपने उससे अट्रैक्ट करने के लिए लो रेट लेने हैं तो आपको रेंटल लो करने पड़ेंगे।
आपको रेंटल लो करने पड़ेंगे। तो रेट लो करने का मतलब है आपने रेंटल लो करके ले लिए, बस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस वो कह रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने मार्केट से कम रेट लिया, मार्केट में 7% रेट है लेकिन मैंने जो है वो रेट दूसरा ले लिया। ठीक है, मर्जी है यार तुम्हारी, हम क्या करें। हमें कुछ और सीखा हुआ है, हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आएगा तो रेट कौन सा यूज करेंगे, हायर ऑफ। अच्छा, हर चीज को मिक्स नहीं करना। जनरल एंट्री में सेल बुक होनी है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, वो अलग डिस्कशन है, लेकिन सवाल में रेट कौन सा यूज होना है, हायर। इस वजह से हमने 7% यूज किया था जी। एलआर 217.2, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी। बड़ा जानबूझ के वो यूजीआरवी देते हैं इन सवालों में ताकि बच्चे को तंग करे। कॉस्ट 200, पीवी ऑफ यूजीआरवी 19.8, सेल ब्रैकेट में छोड़े पर बस हाईलाइट कर दें, लो हाईलाइट नहीं चल रहा। फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, व्हाट इज लोअर, थोड़ा सा उधर करके लिखें क्रेडिट साइड पे। अब जीपी बता दें, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन सवाल ने क्या पूछा हुआ है, एनआई कितनी है, यकम जनवरी 11 की पूछी है, यकम जनवरी 11 की 217.2। अच्छा, अब एंट्री मारे एक्सपेंस वाली, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ शुक्र है, आज के सवाल में क्या आ गई, 7 आईडीसीआर। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में जब लीज कौन सी होती है, फाइनेंस, तो क्या करना होता है, आईडीसी को एक्सपेंस में डालना होता है। अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करेंगे, एनआई से 217.2। चलें जी, बस अब काफी, आज बूटियां निकाल लें। देखिए कितने खुश हो जाते हैं आप लोग कि मुझे मेरी फिक्र कर रहे हैं, नहीं खुश होते, ठीक है। कोई पढ़ाकू आपका दोस्त है, कोई पढ़ाकू है आपका दोस्त पढ़ाकू? लास्ट सीन 8 hours बिफोर, लास्ट सीन 9 hours बिफोर, लास्ट सीन 12 जून। ओहो, ज्यादा ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। आ जाए जी पेज नंबर 34 पे, पेज नंबर 44 पे। थर्टी फोर। अच्छा, एक तो थे लेसी के सवाल, बॉल पॉइंट से खुरक ना करो सर में, एक तो थे लेसी के सवाल और दूसरे जो थे वो लेसी के रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस थी। इसके बाद जो है वो हाइब्रिड में चौथी रो में बातें करते हुए फाइनेंस लीज थी। लेसर की कौन सी लीज थी, फाइनेंस लीज। और फिर लेसर की फाइनेंस लीज की आईडीसी अभी तक अड़ी हुई है दिमाग में, वो कभी करेंगे। और कौन सी थी, ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, ये जो हमने आज सवाल किया है ये जरा पेज 36 पे निकालें, 36
जो हमने किया है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 8, 7, MCQ नंबर 17, ये जो हमने आज सवाल किए हैं, सवाल लिखवा देना इसलिए जरूरी होता है कि बाद में कल कल आप कभी आके कहें कि ये इसमें ये क्या किया हुआ है, नहीं ये कराया था। ओ अच्छा, वैसे डीलर लेसर के सवाल में अगर ये वाली एंट्री आप पहले कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डीलर बाजार से चीजें खरीदता है। लेकिन मैन्युफैक्चरर के सवाल में ये एंट्री बिल्कुल भी ना किया करें, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि वो बनाता है, खरीदता नहीं है। शायद एक ये भाई मुझे बता रहे थे उस दिन, माशाल्लाह ये सोल्यूशन देख के उसमें गलतियां भी निकालते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दें। डीलर लेसर के सवाल में एक दिन उन्होंने सवाल में बताया था कि ये एंट्री भी शायद हुई भी है, आपने मुझे ये बताया था ये एंट्री भी हुई भी है डीलर के सवाल में। तो डीलर बनाता है या बाजार से खरीदता है? बाजार से। डीलरशिप की दुकानें होती है ना, बाजार से चीज खरीद के हम लोगों को देते हैं। तो डीलर के सवाल में अगर आपने ये एंट्री करनी है तो कर भी दे, मैंने वैसे तो काटी हुई है, लेकिन मैन्युफैक्चरर के सवाल में ना कीजिएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 2-3 घंटे में चीज नहीं बनाता, कई दिनों में लगा के बनाता है, तो डेट फिर नहीं लिख सकेंगे हम इसके साथ। तो इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड हुई होगी किताबों में? कॉस्ट पे एंट्री हुई होगी, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। LR को किस पे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट ऑफ सेल को, सेल को, इन्वेंट्री को, आईडीसी को कहां डालना है? सेलिंग एक्सपेंस में। अच्छा, P&L में अब सेलिंग एक्सपेंस भी आएगा आईडीसी का। ये आज के सवाल में हमने P&L नहीं बनाया MCQ 17 का। अगर P&L बनाते तो बस इन सफों पे ग्रिप होना, मैं कह बूटियों को गले लगा के सो जाया करें। तो सेलिंग प्रॉफिट आएगा P&L में, और इंटरेस्ट इनकम आएगी, और सेलिंग और बैलेंस शीट में नोट सेम एज फाइनेंस लीज ऑफ सिंपल लेसर। नोट में कोई चेंज नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है, नोट में कोई चेंज नहीं आई। बस ये दो चीजें हाईलाइट करनी पड़ेंगी ना, सेलिंग प्रॉफिट आया और आईडीसी आई है, वो इनकम के तौर पे, ये खर्चे के तौर पे। और सवाल कहां से शुरू होगा? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल NI। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो, अगर नहीं होनी तो। लेकिन आईडीसी बार बार कहां जाएगी? आईडीसी का वर्किंग 1-2 से कोई ताल्लुक नहीं है, आईडीसी का वर्किंग 1-2 से कोई ताल्लुक नहीं है। पेनल्टीज को भी डाल दिया करें आप लोग, अगर रीजनेबली सर्टन हो कि टर्मिनेट होना है। लेकिन ये याद रखिएगा, NI निकालते हुए हमेशा जो रेट यूज करना है, मार्केट रेट और विच एवर इज। ये तो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये कभी जिंदगी किसी मोड़ पे आपको पढ़ाएंगे खुदा के, लेकिन ये ना पढ़ लीजिएगा पागल, ये ना पढ़ लीजिएगा घर जाके, ये कभी पढ़ाया जाएगा आपको। कितने एक सवाल होमवर्क में पसंद करेंगे? अच्छा, पीछे वाला होमवर्क भी रहता है कुछ?